नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्सुवाच और मैं हूं मुकेश वत्स। आज हम लोग हरियाणा के असेंबली इलेक्शंस में क्या होंगे और स्पेशली इलेक्शंस के बाद किस तरीके का सीन क्रिएट होगा, इसकी चर्चा करेंगे, ज्योतिष के अनुसार विश्लेषण करेंगे। तो ये एक छोटा सा वीडियो है लेकिन महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको अंतिम तक अवश्य देखिएगा। मेरे कंटेंट यदि आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, एक दर्शक ने मुझसे प्रश्न पूछा, मुकेश सर, विल द बीजेपी बी वाइप्ड आउट इन द अपकमिंग हरियाणा असेंबली इलेक्शंस? यानी कि क्या भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में होने वाले चुनावों में बिल्कुल साफ हो जाएगी? बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है। जब कभी भी आप प्रश्न पूछिए किसी एस्ट्रोलॉजर से एक प्रश्न कुंडली के लिए, तो आपको बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। यही यदि पूछते कि क्या बीजेपी हार जाएगी या बीजेपी जीत जाएगी या फिर कांग्रेस जीत जाएगी या हार जाएगी, तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन खैर, जो हम लोगों से पूछा गया है उसी का मतलब हम लोग निकालेंगे, लेकिन जवाब आपको वही मिलेगा जो प्रश्न में पूछा गया है। और इसके ज्योतिषीय विश्लेषण पर जाने के पहले मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा जो चुनावों के डेट अनाउंस किए गए हैं उसकी तरफ। आप देखिए, ये जो जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनावों का जो डेट्स है, आप देखिएगा तो बिल्कुल चंद्र ग्रहण के दिन शुरू होता है और सूर्य ग्रहण के एक दिन पहले जाकर खत्म होता है। अब मन में सवाल उठता है कि ये धर्म प्रधान देश है और उसमें भी जम्मू कश्मीर जैसे एक सेंसिटिव स्टेट के लिए क्या आप लोगों के पास और कोई अच्छा चुनाव का डेट्स नहीं उपलब्ध था? और ये तब और भी ज़्यादा प्रासंगिक हो जाता है जब लोग कहते हैं कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में है। भारतीय जनता पार्टी तो मुहूर्त और एस्ट्रोलॉजी और इन सभी चीज़ों में बहुत विश्वास करने वाली पार्टी है, तो फिर ऐसी चूक क्यों हुई? और यदि इस तरीके का डेट्स आप चुनिएगा तो उसका लॉस किसको होगा? रूलिंग पार्टी को ही होगा। रूलिंग पार्टी इन द सेंस जम्मू कश्मीर में भी सेंट्रल रूल है, हरियाणा में भी बीजेपी का रूल है। रिसीविंग एंड में कौन होगी? बीजेपी होगी। तो मुहूर्त ही इन लोगों ने बहुत गलत चुना है। अब हम लोग आते हैं इस प्रश्न पर। यह प्रश्न मैंने रिकॉर्ड किया 10 सितंबर की रात 9:26 पर। सूरत का लोकल टाइम है। उस समय की कुंडली मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूं, आप देखिए। मेष लगन राइजिंग है और उस समय में जिस नक्षत्र का उदय हो रहा था वो भरणी नक्षत्र है। भरणी नक्षत्र का बिल्कुल प्रथम पद में यह प्रश्न पूछा गया है। मेष राशि के स्वामी यानी कि लग्न लॉर्ड मंगल 3rd हाउस में आर्द्रा नक्षत्र में है। 2nd हाउस में जुपिटर है जो कि इस कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी हैं। 5th हाउस में बहुत स्ट्रांग सूर्य बैठे हुए हैं, साथ में मर्क्यूरी है। 6th हाउस में नीच के शुक्र के साथ केतु है। 8th हाउस में चंद्रमा नीच के ज्येष्ठा नक्षत्र में है। 11th हाउस में अपने घर में वक्री शनि है जो कि स्वग्रही है और 12th हाउस में राहु है। फ्रेंड्स, ये जो कुंडली है प्रश्न मंगल के होरा में पूछा गया है और मंगल का होरा प्रश्न के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन यदि डिस्प्यूट्स, लिटिगेशंस, कंपटीशन, फाइट, वॉर, इन चीज़ों के बारे में प्रश्न हो तो मंगल फिर अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो उस हिसाब से ये मंगल अच्छा है। मंगल के होरा के तीसरे भाग में ये प्रश्न पूछा गया है। इसका एक्सप्लेनेशन यदि देखिएगा तो कहता है एंग्शियस अबाउट इट्स परफॉर्मेंस, अबाउट इट्स लॉस, एम्बैरेसमेंट्स। मंगल के होरा के तीसरे भाग में जब प्रश्न पूछा गया है तो स्पष्ट देखिए कैसे
प्रश्न और होरा लॉर्ड मैच कर रहे हैं। कहा जाता है कि जातक अपने परफॉर्मेंस के बारे में, अपनी हार से डरा हुआ है, टेंशन्स में है और बदनामी से बहुत डर रहा है। होरा लॉर्ड बीजेपी की मन स्थिति को बहुत अच्छे से दर्शा रही है और लग्न लॉर्ड का 3rd हाउस में आर्द्रा नक्षत्र में बैठना ये स्पष्ट कर रहा है कि बीजेपी के लिए एक बहुत ही अपहिल टास्क है। भरनी नक्षत्र राइजिंग, भरनी भले ही शुक्र का नक्षत्र है लेकिन एक बहुत ही इंटेंस नक्षत्र है। अकेला नक्षत्र है जो जन्म को भी रिप्रेजेंट करता है और मृत्यु को भी रिप्रेजेंट करता है। इसका सिंबल है एक फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन और डेथ को कैसे रिप्रेजेंट करता है, इसके देवता ही यम है जो कि गॉड ऑफ डेथ है। भरनी नक्षत्र अपने अंदर बहुत ही सूक्ष्म लेवल पर चीजों को डेवलप करता रहता है। जिस तरीके से एक स्त्री के गर्भ में एक शिशु बहुत ही सीक्रेटिव तरीके से पनपता रहता है, बढ़ता रहता है, उसी तरीके से भरनी में भी होता है और फिर ये सडनली बाहर आता है। जिस तरीके से बच्चे का जन्म होता है और उसका जन्म एग्जैक्टली कब होगा ये बताना बहुत मुश्किल है, उसी तरीके से कई बार भरनी आने वाले तूफानों की तरफ इशारा करता है। विद्रोह, क्रांति, भयंकर युद्ध, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है भरनी। फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन को भरनी रिप्रेजेंट करता है तो ये फ्राइवोलसनेस और स्वच्छंदता को भी रिप्रेजेंट करता है। भरनी नक्षत्र राइजिंग का मतलब है फ्रेंड्स, इस चुनाव के बारे में प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है और फ्राइवोलसनेस इस तरफ इशारा करता है कि रेगुलर पार्टीज के अलावे भी स्वच्छंद लोग, यानी कि आप मतलब निकाल सकते हैं इंडिपेंडेंट्स, इन चुनावों में एक बड़ा रोल प्ले करेंगे और बीजेपी को इन लोगों से भी डर होना चाहिए और होगा। इंपॉर्टेंट है किसी भी पॉलिटिकल कुंडली में 4th हाउस को देखना। 4th हाउस पर राहु की दृष्टि है। 4th हाउस के लॉर्ड चंद्रमा 8वें में बैठे हुए हैं और राहु की चंद्रमा पर भी दृष्टि है। चंद्रमा नीच के हैं और ज्येष्ठा नक्षत्र में है। एकदम स्पष्ट है कि बीजेपी का जो पब्लिक सपोर्ट है उसमें कमी आई है। और एस्ट्रोलॉजी को थोड़े देर के लिए आप साइड में भी रख दें तो हरियाणा का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वहाँ कभी भी पार्टियों को रिपीट नहीं किया जाता है। एंटी इनकम्बेंसी वहाँ बहुत काम करती है। पिछले बार भी बीजेपी रिपीट इसलिए हो गई थी क्योंकि विपक्ष में कोई दम नहीं था। और पिछले बार की भी यदि बात करें तो 2014 के वनिस्पत बीजेपी को कम सीटें आई थी और वोट परसेंटेज भी कमा था उसका। तो बीजेपी यहाँ भी फंसती हुई दिख रही है। चंद्रमा ज्येष्ठा में है। ज्येष्ठा ईगो को दिखाता है। ज्येष्ठा के स्वामी इंद्र हैं जो कि येन केन प्रकारेण अपनी गद्दी को बचाने के लिए कुछ भी करते थे। लेकिन लग्न राइजिंग भरनी और चंद्रमा ज्येष्ठा में ये बताता है कि बीजेपी को बहुत सावधान होकर और बहुत ही सही रास्तों पर चलते हुए इस इलेक्शन को टेकअप करना पड़ेगा। यदि इंद्र की तरह ये गलत काम करने का प्रयास करेंगे तो भरनी भी पनिश करने वाला नक्षत्र है और ज्येष्ठा भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। और यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छा है कि ज्येष्ठा के दूसरे पद में है चंद्रमा, इसलिए धनु नवांश में आता है। और नवांश में जाकर देखिएगा तो चंद्रमा एक अच्छे अंश में बैठ जाता है और उसके स्वामी जुपिटर भी नवांश के लग्न में रहते हैं। ज्येष्ठा का दूसरा पद ये कहता है कि आप हतोत्साहित मत हो, क्योंकि आपका खोया हुआ धन आपको वापस प्राप्त हो जाएगा। इससे 2-3 मतलब हम लोग निकाल सकते हैं। एक तो ये कि भले ही एक सीट से सही, बीजेपी इन चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकती है। दूसरा, भले ही बीजेपी सरकार ना बना पाए, यदि विपक्ष जोड़ तोड़ करके सरकार बना भी लेगी तो वो सरकार बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी और बीजेपी को वापस सत्ता मिल सकती है।
इसकी संभावना है। हालांकि देखिए, प्रश्न इसके विषय में है ही नहीं। प्रश्न सीधा पूछता है, विल द बीजेपी बी वाइप्ड आउट इन द हरियाणा इलेक्शंस। यहीं से आंसर मिल जाता है, नो, द बीजेपी विल नॉट बी वाइप्ड आउट इन द हरियाणा इलेक्शंस, इट विल बी इन द कंटेंशन। लेकिन ये अर्थ हम लोग निकाल रहे हैं कि शायद बीजेपी सरकार बना सकती है, चुनावों के तुरंत बाद ना भी बना पाए तो बना लेगी। अब हम लोग इस कुंडली के सबसे इंपॉर्टेंट पहलू की तरफ आते हैं। फर्स्ट लॉर्ड और 10th लॉर्ड को देखना बहुत आवश्यक है। फर्स्ट लॉर्ड बीजेपी, 10th लॉर्ड पावर। फर्स्ट लॉर्ड है मंगल, जो कि लगभग 10 डिग्री पर है, और 10th लॉर्ड है शनि, जो अपने ही घर में लगभग 21 डिग्री पर है। 5-9 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग इत्थशाल योग बन रहा है। इत्थशाल कंप्लीट नहीं है, लेकिन एक भविष्यत इत्थशाल बन रहा है। जैसे ही मंगल के डिग्री में और शनि के डिग्री में 8 डिग्री का डिफरेंस होगा, एक संपूर्ण इत्थशाल बन जाएगा। 10 तारीख को यह प्रश्न पूछा गया है, 18 सितंबर को यह स्थिति बनेगी। एक इत्थशाल योग बहुत ही पावरफुल माना जाता है, और वो भी ये फ्रेंडली इत्थशाल है, क्योंकि 9-5 का कॉम्बिनेशन है शनि और मंगल का। ये भी इस तरफ इशारा कर रहा है कि बीजेपी को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। दे आर वेरी मच इन द कंटेंशन, और हो सकता है कि वो एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरे इन इलेक्शंस में। विपक्ष को यदि समझना है तो 7th हाउस के लॉर्ड को देखिए। शुक्र नीच का है, अपने से 12th में बैठा हुआ है और केतु के साथ बैठा हुआ है। जो भी विपक्षी पार्टियां हैं वो देखने में भले ही ऑन पेपर स्ट्रांग दिख रही होंगी, लेकिन उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है, और उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होगा जितना एक्सपेक्टेड है या जितना मीडिया बता रही है। और अब हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट पक्ष के तरफ आते हैं। मैं जमक्कुल चार्ट आप लोगों को दिखा रहा हूं स्क्रीन पर। इस जमक्कुल चार्ट में 2-3 चीज आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले तो इस जमक्कुल चार्ट में भी ज्येष्ठा नक्षत्र राइजिंग है, लग्न में चंद्रमा है, 5th हाउस में ट्रांजिट राहु है, और जाम प्लैनेट राहु का भी उनके साथ संबंध बन रहा है। 8th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 8th हाउस में मंगल के साथ कविप्पु हैं और जाम प्लैनेट शनि वहां पर इनके साथ अपना संबंध बना रहे हैं। फ्रेंड्स, ये जो जमक्कुल चार्ट है ये बहुत डेंजरस दिख रहा है। मंगल 8th हाउस में आ रहे हैं, इस जमक्कुल चार्ट के लग्न लॉर्ड है और कविप्पु के साथ है। ये बता रहा है कि चुनावों के बाद जो गवर्नमेंट बनेगी उसको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होगी, और मोस्ट प्रोबेबली वो बीजेपी हो सकती है। क्योंकि उस समय में भरनी का, जैसे मैंने कहा, कि ये अंदर ही अंदर सुलगता रहता है और फिर फट कर बाहर निकलता है। क्रांति, विद्रोह, जनाक्रोश, उस चीज की संभावना यहां पर दिखती है। 8th हाउस में कविप्पु, शनि और मंगल है। इसका मतलब है कि सडन फायदा हो सकता है। सडन फायदा यदि होगा भी तो किसको होगा? बीजेपी को होगा, क्योंकि बीजेपी को लोग नहीं मान रहे हैं कि वो जीत सकती है। लेकिन 8th हाउस में कविप्पु के साथ मंगल और शनि का संबंध मतलब वायलेंस दिखा रहा है। लॉन्जेविटी के इश्यूज आएंगे। लॉन्जेविटी किसका? जो सरकार बनेगी उसकी। और वहां पर किसी तरीके का विद्रोह खड़ा करने का प्रयास किया जाएगा, एक मूवमेंट खड़ा किया जाएगा। अब जैसे किसान आंदोलन हो, जाट आंदोलन हो, या फिर कुछ और भी हो सकता है। 5th हाउस में दोनों राहु का एकत्रित होना ये दिखाता है कि यहाँ पर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, गलत आइडियाज़ का प्रयोग होगा और हरियाणा में एक बवंडर क्रिएट किया जा सकता है। तो ये बहुत डेंजरस दिख रहा है। तो बीजेपी फायदे में रहेगी, वाइप्ड आउट नहीं होगी, ये सब अपनी जगह पर ठीक है। मेरा डर ये है कि चुनावों के बाद, अब वो 2 महीने के बाद हो, 4 महीने के बाद हो, या 1 साल के बाद हो, इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट किया जाएगा
और जब भी ऐसा होता है तो क्या होता है, देश को नुकसान पहुंचता है, आम लोगों को नुकसान पहुंचता है। तो ये मेरा फाइंडिंग है प्रश्न कुंडली और जमक्कुल चार्ट को लेकर। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा यह वीडियो लॉजिकल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर लीजिएगा और भी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाए रखिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर से मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।